फाइन, तो कुछ क्वेश्चंस बचे हैं वो कर लेते हैं खत्म, देन वी स्टार्ट विद नेक्स्ट चैप्टर. ओके, फंक्शंस. Before going into determinants, let's quickly look into a question from matrices. Page number 90, everyone. Okay, page 90, question number 8. 8वां क्वेश्चन देखिए पेज 90 में. लेट ए बी लेट ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स डिफाइन किया है ए आई जे करके, ये एलिमेंट है इसका, ठीक है. और कंडीशन क्या है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट ए आई जे इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर, कोई बता दो यार ये 2 रेज टू द पावर क्या है, जे माइनस आई, j minus I for all I and j belonging to 1, 2 and 3, then the matrix a square plus a cube till a to the power 10. इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन समझ आया? एक 3x3 मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स उन्होंने एग्जैक्टली लिख के नहीं दिया, उन्होंने डिफाइन करके दिया, तो उसका डेफिनेशन ये है. तो पहले तो इस डेफिनेशन के एज पर मैट्रिक्स क्रिएट कीजिए, उसके बाद वंस यू हैव द मैट्रिक्स फिर ए स्क्वायर ए क्यूब करते करते ए 10 तक इसका आंसर निकालिए. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैट्रिक्स ए बनाऊंगा. मैट्रिक्स ए 3x3 मैट्रिक्स है गिवन है क्वेश्चन में. पहला एलिमेंट क्या होगा, ए 1 1 होता है पहला एलिमेंट, राइट. तो इसमें आई की वैल्यू क्या है 1, जे की वैल्यू भी 1 है, राइट. और तो फर्स्ट एलिमेंट मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 रेज टू द पावर 1 माइनस 1, 2 रेज टू द पावर 0 हो जाएगा. सेकेंड एलिमेंट पोजीशन क्या होता है 2 1, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1. तो सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, जे की वैल्यू 1 है माइनस आई की वैल्यू 2 है. ठीक है, जे माइनस आई है ना, तो 2 रेज टू द पावर माइनस 1. इसमें डाउट है किसी को? अगला है a 3 1, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, ये A21 यहाँ पे आएगा, वहां पे नहीं आएगा, तो ये आएगा. और A31 यहाँ पे आएगा, ये रो होता है ये कॉलम होता है. ठीक है, तो ये होगा 2 रेज टू द पावर माइनस 2. ठीक है, दैट एलिमेंट इज A12, यानी I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 2 माइनस 1, राइट. सो दिस इज 1. ठीक है, सो ऑब्जर्व करेंगे दिस वुड बी 2 टू द पावर 1, ये 2 टू द पावर 2 अगला एलिमेंट होगा. ये होगा 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर माइनस 1, 2 टू द पावर 0. ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स बना. इसमें डाउट है किसी को? पक्का? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं. दिस वुड बी, ये तो तीनों 1 1 1 हो गए, ये 1 है, दिस इज 2, दिस इज 4, this is 1 by 2 1 2, 1 by 4 1 by 2 1. Is that okay? अब ये तो a आ गया, बट क्या हमें a चाहिए? नहीं, हमें चाहिए a स्क्वायर फिर a क्यूब टिल a 10. ठीक है, अगर a ये है तो a स्क्वायर निकालता हूं मैं. वन 2 4 हाफ 1 2 1 by 4 हाफ 1. इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1 2 4 हाफ 1 2 1 by 4 हाफ 1. ये 3x3 है, ये 3x3 है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी 3x3 मैट्रिक्स ही देगा. ओके, सो ये देखिए 1 इंटू 1 1, 2 इंटू हाफ 1, 4 इंटू 1 by 4 1, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 आएगा पहला एलिमेंट. अगला आएगा दिस इंटू दिस 2
+2 +2, अगला आएगा 4 +4 +4। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया, हाफ इंटू 1 इज हाफ, 1 इंटू हाफ इज हाफ, 2 इंटू 1/4 इज हाफ, हाफ इंटू 2 इज 1, 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू हाफ इज 1। ठीक है, हाफ इंटू 4 इज 2, 1 इंटू 2 इज 2, 2 इंटू 1 इज 2, 2 + 2 + 2। 1/4 इंटू 1 इज 1/4, 1/4 1/4। ठीक है, ये होगा 1/4 इंटू 2, 1/2 1/2 1/2, 1/4 इज 1 1 1। तो आप ये देख रहे हैं सेम टर्म 3 बार हो रहा है, 3 टाइम्स 1 होगा, 3 टाइम्स 2 होगा, तो मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ क्या बाहर पूरे मैट्रिक्स से? अगर पूरे मैट्रिक्स से मैंने 3 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 1 2 4, हाफ 1 2 1/4। ठीक है, क्या ये ए मैट्रिक्स के बराबर है? सेम एज ए। सो ए स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 3 इंटू ए। ठीक है, यहां तक समझ आया? इसके बाद ए क्यूब निकालिए जस्ट टू फाइंड द पैटर्न। ए क्यूब कैसे निकलेगा? इससे मैं ए मल्टीप्लाई करूंगा 3, देखिए ये ए स्क्वायर है तो ए क्यूब क्या होगा? ए स्क्वायर इंटू ए, राइट? ए स्क्वायर मेरा कितना आ गया? 3 इंटू ए, ए स्क्वायर तो 3 इंटू है ना, इंटू ए यानी 3 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना आया? 9 मत लिखिए, 3 स्क्वायर ए लिखिए। ठीक है, इट्स इजी टू आइडेंटिफाई द पैटर्न देन। ठीक है, सो ए स्क्वायर अगर 3 है तो ए क्यूब 3 स्क्वायर ए है। पैटर्न आइडेंटिफाई हो गया। तो फिर ए स्क्वायर को मैं 3a लिख रहा हूं, इस वाले ए स्क्वायर को, ए क्यूब को लिखूंगा 3 स्क्वायर है। ए टू द पावर 4 क्या होगा? 3 क्यूब है। ऐसे करते करते ए टू द पावर 10 क्या होगा? 3 टू द पावर 9 है। इज दैट फाइन? ए कॉमन ले रहा हूं बाहर, 3 + 3 स्क्वायर + 3 क्यूब 3 टू द पावर 9। ये क्या है? जीपी। पक्का जीपी क्या होता है पता है ना सबको? जीपी का समेशन क्या होता है? ए यहाँ पे 3 है फर्स्ट टर्म, इंटू r टू द पावर n। r क्या है? कॉमन रेशियो, वो भी 3 स्क्वायर अपॉन 3 इज 3, 3 क्यूब अपॉन 3 स्क्वायर इज 3, 3 टू द पावर n। कितने टर्म से ये? 1 2 3 4 करते करते 9 टर्म से। 3 टू द पावर n -1 अपॉन r -1। ठीक है, निकालना क्या है हमें? अच्छा यही तो निकालना है, यही आंसर है। a/2 इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 टू द पावर 10 -3। ठीक है, ऑप्शन ए समझ आ गया? ओके फाइन। नाउ लेट्स कम बैक टू डिटरमिनेंट्स। कल हमने बेसिकली 2 टॉपिक्स कवर कर लिए थे, अब एक और टॉपिक कवर कर लेते हैं डिटरमिनेंट्स के कुछ क्वेश्चंस करके। पेज नंबर 128 पे आइए। पेज 128 दिख रहा है सबको? पेज 128 में देखिए, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है A और एक मैट्रिक्स गिवन है B 1011 एंड C क्या गिवन है? C मुझे A और B के टर्म्स में डिफाइन किया गया। Oh, I'm so sorry. Question 19. Page 128, question 19.
ठीक है, उसमें ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, सी डिफाइन किया गया है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ए इंटू बी इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है, एंड एक्स मैट्रिक्स भी डिफाइन किया गया सी के टर्म्स में, ए ट्रांसपोज इंटू सी स्क्वायर इंटू ए, देन डेट ऑफ एक्स यानी डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है निकालो। समझ आया? करेंगे ट्राई, कीजिए।
डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 है ना, एंड बी इज 1, ठीक है। पहले डिटर्मिनेंट ऑफ सी निकालते हैं। हाँ बोलो। डिटर्मिनेंट में जब हम अंदर आते हैं तो क्या चेंजेस होते हैं? डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन में ब्रेक हो जाता है, isn't it? ये होता है, हाँ या ना? ये पढ़ा है पक्का? ओके। तो यहां पे अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में ब्रेक करता हूं तो फिर इट्स अ गुड पॉइंट एक्चुअली। हाँ ठीक तो था यार, मैंने क्या लिखा था, a⁶ ऐसे लिखा था ना, और b का स्क्वायर दैट इज 9³ 9³ कितना होता है? वो तो क्या है यार, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ x निकालना था। x हमें क्या गिवन है? a ट्रांसपोज c² a, ये गिवन है। डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना था और x निकालना था, सॉरी, यानी इसका पूरा डिटर्मिनेंट ब्रेक हो जाएगा। ये स्टेप समझ आया? ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हो या ओरिजिनल का डिटर्मिनेंट हो, आंसर सेम आता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इन दोनों को लिख के स्क्वायर कर सकता हूँ, ये स्क्वायर को बाहर ले जा सकता हूँ, स्क्वायर की कोई इज्जत नहीं है, अंदर बाहर कैसे भी कर सकते हैं। सी मुझे गिवन है, क्या गिवन है? सी ए बी ए ट्रांसपोज, ये है ना सी, इसका होल स्क्वायर बाहर रह जाएगा अभी भी। अब इस डिटर्मिनेंट को फिर ब्रेक कर रहा हूं, ये तो है डिटर्मिनेंट स्क्वायर जो ये वाला है, अब ये इसके साथ एक अलग होगा, इसके साथ ही अलग होगा, साथ में होल स्क्वायर आएगा, इसके साथ अलग होगा, साथ में होल स्क्वायर आएगा, इसके साथ एक आएगा होल स्क्वायर, ठीक है। ये ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हो, ए का हो, सेम होता है, ये सारे मिलके क्या बन जाएंगे? बी डिटर्मिनेंट स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी थी? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज, तो आंसर आ गया 729, ठीक है। गॉट इट? ओके। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन 16 ट्राई कीजिए। दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नॉट डिफिकल्ट, जस्ट अ वे टू फिगर आउट कैसे होगा। लेट ए इज इक्वल टू अ मैट्रिक्स
इस मैट्रिक्स में अल्फा बीटा दो अननोन्स है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ 2a होल क्यूब इज इक्वल टू 2 टू द पावर 21 वेयर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू z यानी इंटीजर, देन अ वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अल्फा का कोई एक वैल्यू इनमें से क्या हो सकता है? क्वेश्चन 18 पढ़ा मैंने, 16 बोला था। आई एम सॉरी यार, मुझे अपने स्पेक्स लाने ही पड़ेंगे। लेकिन
अच्छा, यहां तक समझ आए कि नहीं, मुझे बताइए स्टेप्स। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, अल्फा बीटा दो अननोन है, इक्वेशन एक है, सॉल्व कैसे करें, राइट। बट उन्होंने इतना, हाँ वैल्यूज डालना पड़ेगा, उतने उन्होंने इतना कहा कि इंटीजर्स होगा, तो आप कुछ आर्बिट नंबर्स या डेसिमल्स नहीं डाल सकते। ठीक है, सबसे पहले क्या कीजिए ना, इसको फैक्टराइज कीजिए ऐसे। ठीक है, अब हमें दो नंबर्स ऐसे चूज करने हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 16 आंसर आ जाए। ठीक है, तो 16 लाने के दो तरीके, या तो 4 4 हो सकता है या 8 2 हो सकता है, इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है अपार्ट फ्रॉम 16 इंटू 1। ठीक है, तो अगर मैं 8 इंटू 2 लिखता हूं तो दिस कैन कॉरस्पॉन्ड टू 8 एंड दिस कैन कॉरस्पॉन्ड टू 2, इट कैन, वी आर नॉट श्योर वेदर इट विल। ठीक है, तो हम कोई दो ऐसे अल्फा बीटा ले सकते हैं जिसका सम 8 हो और सब्ट्रैक्शन 2 हो। 5 and 3 हो रहा है, उसे सम 8 एंड सब्ट्रैक्शन 2। हाँ, तो अगर मैं 5 प्लस 3 5 माइनस 3 लिखता हूं तो ये होता है 8 इंटू 2। ये बाय ऑब्जर्वेशन हुआ है। एक्चुअली आप चाहे तो इसको अल्फा प्लस बीटा को 8 लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा को 2 लिख सकते हैं, इसको 8 और इसको 2, फिर अल्फा बीटा निकाल सकते हैं। अगर वो इंटीजर आ रहा है तो आपको करेक्ट करें दूसरा, अगर इंटीजर नहीं आ रहा तो आपको फिर कोई और कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, जैसे 16 इंटू 1 या 4 इंटू 4, जो जो ऑप्शन है। ठीक है, अब इससे आपका अल्फा देखिए 5 आ गया और बीटा 3 आ गया। व्हाट आर वी लुकिंग फॉर? अल्फा नहीं, बीटा है ना ऑप्शन 3, हमें तो अल्फा चाहिए था। हाँ, तो 5 ऑप्शन है, आंसर 5 है। ठीक है, गॉट इट, ओके। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा सो दैट डिटरमिनेंट ऑफ दिस इक्वल टू 0। अब देखिए, द वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच डिटरमिनेंट ऑफ दिस इक्वल टू 0 लाई इन द इंटरवल। तो उन्होंने अल्फा का एग्जैक्ट आंसर नहीं पूछा है क्वेश्चन नंबर 17 में, उन्होंने पूछा जो भी आंसर आएगा वो कौन से इंटरवल में लाई करेगा। ठीक है, तो जो भी इक्वेशन बनेगा उसको एग्जैक्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जस्ट गेट अ रफ आइडिया एंड फाइंड द इंटरवल। ठीक है, क्वेश्चन 17 ट्राई कीजिए। 17 क्वेश्चन सही बोला ना इस बार मैंने?
इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? क्योंकि अगर मेरा -1.3 आंसर आ रहा है तो मैं 2 आंसर चूज कर पाऊंगा, एक्चुअली 3। -1/2 से छोटा ही है ना ये। हाँ, ये जो मैंने एक्सपेंशन किया, ये मेरा एक्सपेंशन करेक्ट है कि नहीं पहले एक बार देखो। अगेंस्ट द फर्स्ट कॉलम, जीरो माइनस, फिर तब लिखेगी नहीं, ये मैंने सॉल्व किया। अरे यार, ठीक है यहाँ तक। ओके, दिस इज इक्वल टू, जो हमने पहले किया था वो कर लेते हैं। 3α + 1 माइनस अल्फा -1/3 प्लस अल्फा प्लस 3/2। दिस इज प्लस 2α + 3, 3α/2 प्लस 1/2 माइनस α/3 माइनस 1/2 इक्वल टू 0। 3α + 1 6 -2 + 9 -2 + 9 is 7/6 plus 2α + 3, this is 9 - 2
7 अल्फा बाई 6 इक्वल टू 0. चलो 7 बाई 6 तो गया पूरा. This becomes sorry, not equal to 3 alpha plus 1 plus 2 alpha square plus 3 alpha equal to 0. So this becomes 2 alpha square plus 6 alpha plus 1 equal to 0. यहाँ तक समझ आया सबको क्या किया मैंने? कुछ एक सॉल्व किया है ऐसा पता लग रहा है, बस डीप डाइव नहीं किया किसी ने. डीप डाइव करोगे या फिर आप अपने तरीके से करोगे तो फाइनल इक्वेशन ये आना चाहिए अल्फा के टर्म्स में. ये आ रहा है? एज लॉन्ग एज दिस इज कमिंग इट इज फाइन. अभी ये देखो, ये ऐसा क्वाड्रेटिक है जो सॉल्व नहीं हो रहा डायरेक्टली, तो इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व? जो डिस्क्रिमिनेंट निकाल के. या सो अल्फा शुड बी इक्वल टू माइनस बी, यानी -6 प्लस माइनस रूट बी, बी स्क्वायर यानी 36 minus 4 AC, 4 is 2, 8, minus 8 divided by 4. We got this. Yeah, that is fine. Yeah, like You have to just see where it lies, in which. lies between this, between minus 3. Yeah, that's fine. If you assume this is closest to 0. Yes, that's what we have to do. ठीक है. So this becomes -6 plus minus root 30 upon 4. ठीक है. अभी रूट 30 कहाँ पे लाई करता है? 38. 28. Oh, this is 8. Oh, sorry. Thanks to my handwriting. एक तो वैसी गलती होती है, ऊपर से हैंडराइटिंग भी मेरी ऐसी है. 28 का रूट कितना होगा? 27 no. 5 point something, 5.2 के आसपास. ठीक है. जस्ट अ रफ एस्टिमेट. हाँ. So alpha becomes -6 plus minus 5.2 ले रहा हूँ फॉर कन्वीनियंस डिवाइडेड बाय 4. तो इससे दो आंसर आएंगे. एक तो प्लस लेके करूंगा अगर -6 plus 5.2 इज -0.8 बाय 4 यानी -0.2. मैंने इस बार प्लस लेके किया तो ये आया. और अगर मैं माइनस लेके करता हूं तो क्या आएगा? -5 या 10 11. दिस वुड बी -3 नहीं 3 नहीं 12 हो गया ना. -2 8 32 -2.8. ठीक है. तो एक आंसर -2.8 के आसपास आ रहा है, एक -0.2 के आसपास आ रहा है. तो कौन सा ऑप्शन फुलफिल करेगा इस इंटरवल? कौन सी इंटरवल में लाई करेगा ये? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सी इंटरवल ही आ रहा है, क्योंकि -3 तक वही जा रहा है. इसको कवर करने के लिए एक ही इंटरवल है. ऑप्शन सी -3 से 0. इज दैट फाइन? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था बस. हाँ, इसमें एक क्वाड्रेटिक आ गया था जिसको सॉल्व करने के लिए हमने ऐसे सॉल्व किया. ठीक है. चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 कीजिए. क्वेश्चन नंबर 15 करने के टाइम प्रॉपर्टी 6 लगा के सिंप्लीफाई कर लीजिएगा.
ये देखिए, ये मैंने इसको सिंप्लीफाई किया डिटर्मिनेंट को, तो इवेंचुअली एक ऐसा इक्वेशन बना था जिसमें मैंने x कॉमन लेके सब लैम्डास को एक साथ रख दिया और एक विदाउट x वाला लैम्डा को अलग रखा। समझ आया? ये लगाया प्रॉपर्टी 6, ये समझ आ रही है नहीं, उससे ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको अगेंस्ट फर्स्ट रो मैंने एक्सपैंड किया। अब थोड़ा ध्यान से देखोगे आपको समझ आ जाएगा कैसे एक्सपैंड किया। सॉल्व किया तो ये लैम्डा x के कई सारे टर्म्स आ गए। इसमें मैंने रियलाइज किया सब में x है सिवाय एक टर्म के, उस एक टर्म को अलग लिख लिया, बाकी जो x वाले टर्म्स है उसमें से x कॉमन लिया और ये अंदर लिख दिया जो भी बचा। ठीक है, अब RHS में जो कंपैरिजन गिवन है उसमें मैंने ऑब्जर्व किया कि इसमें भी दो टर्म्स है, एक तो x वाला टर्म है, मैंने ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई कर दिया, और एक कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे भी x वाला ये एक टर्म है और यहाँ पे भी x वाला ये एक टर्म है। ठीक है, और यहाँ पे कांस्टेंट एक टर्म है और यहाँ पे भी कांस्टेंट एक टर्म है, राइट। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो क्या मुझे लैम्डा क्यूब यानी ये वाला कांस्टेंट इज इक्वल टू ये मिल रहा है, ये वाला टर्म। इसको क्या मैं 9 क्यूब लिख सकता हूं? ऊपर 81 को मैंने 9 स्क्वायर लिखा था, ऊपर 9 क्यूब हो गया, नीचे 8 को क्या मैं 2 क्यूब लिख सकता हूं? ठीक है, सो अब मेरा लैम्डा क्या आ गया इससे
9/2। एक बार इसमें भी वेरीफाई कर लेते, x के साथ जो टर्म है यहाँ पे क्या है 9/8 इंटू 103, और यहाँ पे क्या टर्म मिल रहा है मुझे, लैम्डा अगर 9/2 होता है तो 9/2 प्लस 81/4 प्लस 81 इंटू 9 729/8। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए, ये दोनों सेम होंगे। ठीक है, सो लैम्डा की वैल्यू मिल गई। अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कह रहा है कि वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा एंड लैम्डा/3 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मुझे दो रूट्स दे दिए, लैम्डा और लैम्डा/3। सो लैम्डा अगर 9/2 है, 9/2 ही था ना, हाँ, लैम्डा 9/2 मिल गया मुझे, तो लैम्डा/3 क्या होगा, 9/2 डिवाइडेड बाई 3, 3/2। ये दो रूट्स मिल गए मुझे। अगर मुझे दो रूट्स मिल जाते किसी भी इक्वेशन के, तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं, x माइनस 9/2 x माइनस 3/2 इक्वल टू 0। ये मेरा रूट है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, दैट्स करेक्ट। तो ये क्वेश्चन अप्रोच कैसे करना है समझ आ गया सबको? ओके, इसी के साथ हमारे डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चंस खत्म हो गए, पीवाईक्यूज। इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको प्रैक्टिस करना है घर पे सारे क्वेश्चंस, जितने हो सके मैक्सिमाइज इट। ठीक है, तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। जितने आप फेमिलियर हो जाएंगे क्वेश्चन से, उतने आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। सही करेंगे गलत करेंगे, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट अटेम्प्ट तो कर पाएंगे एटलीस्ट। गॉट इट? ओके, नाउ शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, फंक्शन। थोड़ा हाँ बोलो। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, यही आएगा इवेंचुअली, यही आएगा। फाइनल आंसर यही आने वाला है, उससे भी यही आएगा। देखना, बहुत कुछ कट कटा के यही बचेगा, इवेंचुअली यही बच जाना चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस वो लंबे हो जाएंगे स्टेप्स, और कुछ नहीं, ज्यादा स्टेप्स होंगे। ठीक है, तो आप वैसे भी एक्सपैंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अच्छा, अब जो हम चैप्टर करने वाले ना, जैसे कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, बहुत कैलकुलेशन इंटेंस था, बात बात पे कैलकुलेशन। इसमें इतना कैलकुलेशन नहीं होगा, इसमें थोड़ा लॉजिक ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंट चैप्टर होगा, अच्छा लगेगा करने में। ठीक है, सो अब हम फंक्शंस का चैप्टर करेंगे। फंक्शन का जो फर्स्ट टॉपिक होता है वो है रिलेशंस। सो रिलेशंस हम क्विकली अंडरस्टैंड करते हैं। आप लोगों ने इस टाइप का जो अभी तक चैप्टर किया ना, वो एक सेट्स का किया। सेट्स याद है ना आप लोगों को क्या होता है? एक सेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, आपको सेट्स का प्रोडक्ट याद है क्या? सेट्स प्रोडक्ट हमने नहीं पढ़ा। दो सेट्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? ठीक है, दो सेट्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, उसको बोला जाता है ऑर्डर पेयर बनते हैं। नहीं पढ़ा ना? नहीं, आई थिंक वो रिलेशंस का ही पार्ट। उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, जब दो सेट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सेट ए है, ये एक सेट बी है, इसमें दो एलिमेंट्स है। बहुत ईजी होता है, नथिंग डिफिकल्ट। तो जब मैं ए इंटू बी करूंगा, इन दोनों सेट्स का प्रोडक्ट करूंगा, तो उसका आंसर कैसे आएगा दिखा दो मैं आपको। सबसे पहले पेयर्स बनेंगे। एक पेयर का एक एलिमेंट यहां से उठाएंगे, पेयर का दूसरा एलिमेंट यहां से उठाएंगे। ठीक है, पेयरिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं 1 उठाऊंगा, उसको 5 के साथ पेयरिंग करूंगा, ये एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। फिर इसका 6 के साथ पेयरिंग करूंगा, ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बन गया। फिर मैं दूसरा उठाऊंगा, इसको इसके साथ पेयरिंग करूंगा, और फिर 2 6। फिर तीसरा उठाऊंगा, ऐसे ऐसे करूंगा। समझ आ गया? सो ये ए इंटू बी ऑर्डर्ड पेयर बन गया मेरा। इसको प्रोडक्ट कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं क्वेश्चन।
अब आप ध्यान दीजिए, ये तो मैंने a इंटू बी किया, अगर b इंटू ए करता तो मैं पहले इसको करता और इसका पेयरिंग इसके साथ करता, यानी 5-1 करता, एग्जैक्टली उल्टा हो जाता, सारे स्वैप हो जाते हैं पेयर्स। ठीक है, सो a इंटू बी और b इंटू ए इक्वल है आपस में? नहीं है। ठीक है, क्योंकि 1-5 एंड 5-1 आर नॉट सेम, दे आर नॉट सेम, अलग अलग होते हैं टर्म्स। ठीक है, तो कम्यूटेटिव नहीं होता। अच्छा, a इंटू बी, बी इंटू ए तो कर लिया हमने। क्या मैं, मान लीजिए कि एक ही मेरे पास ये गिवन है, सेट गिवन है, क्या मैं a इंटू ए कर सकता हूँ? एक सेट को उसी से मल्टीप्लाई, हाँ कर सकते हैं। तो मान लीजिए एक a है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग में a को दोबारा लिख लेता हूं नीचे। ठीक है, सो इसके ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे? 1 को पहले 1 से करूंगा, फिर 1 को 2 से करूंगा, फिर 1 को 3 से करूंगा, फिर 2 को 1 से करूंगा, 2 को 2 से करूंगा, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। समझ आया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक ही सेट को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ आ गया ऑफ सेट्स? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रिलेशन क्या होता है? अच्छा, जैसे कि अभी हमने देखा कि ए बी मैंने सेट बनाया था, सॉरी ए इंटू बी। ए इंटू बी कैसे दिख रहा था? 1-5, 1-6, 2-5, 2-6, 3-5, 3-6, ये हमारा ए इंटू बी दिख रहा था, याद है सबको? क्या इसके सबसेट्स बना सकता हूं मैं? सबसेट्स याद है क्या होता है? एक सेट्स में, नहीं तो नंबर हो गया, नंबर ऑफ सबसेट्स। मैं पूछ रहा हूँ जैसे कि एक सेट है ए, उसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, उसके सबसेट्स क्या क्या होंगे? सिर्फ 1 एलिमेंट का एक सेट, 2 एलिमेंट का एक सेट, 1 3 का एक सेट हो गया। सारे मिलके भी एक सेट हो सकते हैं 1 2 3, या फिर 5 भी एक सबसेट हो सकता है। ये सारे सबसेट्स क्या होते हैं याद है ना? उन्हीं एलिमेंट्स को कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन करके अलग अलग सेट्स बना दो। तो ये जो प्रोडक्ट वाला मेरा सेट है, इसका सबसेट बना सकता हूँ मैं, जैसे कि मैंने एक सबसेट बना दिया 1 और 5 का, बस। Is this a subset of A into B? हाँ, is 5 a subset of A into B? Is 2 6 and 5 3, is this a subset of A into B? नहीं, क्योंकि 5 3 प्रेजेंट ही नहीं है इसमें। ठीक है, बट 3 5 होता तो ये सबसेट हो जाता। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट सेट के सबसेट्स क्या होंगे? यही ऑर्डर्ड पेयर्स को उठा के एक बना दो। समझ आ गया यहाँ तक? सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट, इसी को ही रिलेशन बोला जाता है। ये जो हमने सबसेट्स क्रिएट किए हैं, दिस इज रिलेशन ऑफ ए इनटू बी। समझ आया? रिलेशन क्या होता है? ये जो सेट है, इसी के सबसेट्स को रिलेशन बोलते हैं। द ओनली क्वेश्चन विल कम कि ये जो तुमने सबसेट में एलिमेंट्स पिक किए हैं, वो किस बेसिस में पिक किए, वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन आपका रिलेशनशिप डिफाइन करता है। ठीक है, कंडीशन ये हो सकता है कि ऐसे रिलेशनशिप क्रिएट करो, सॉरी नॉट रिलेशनशिप, ऐसा रिलेशन क्रिएट करो जिसके फर्स्ट एलिमेंट 1 हो। ठीक है, तो मेरा रिलेशन क्या क्रिएट होगा? 1 5 1 6, दिस इज अ रिलेशन विच विल ऑलवेज बी अ सबसेट ओनली। तो मैंने एक सबसेट क्रिएट किया, कंडीशन दे दिया कि फर्स्ट एलिमेंट 1 ही होना चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए। तो एक ये आ जाएगा, ये दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, दिस इज अ रिलेशन ऑफ दिस। तो रिलेशन डिफाइन करेगा कि तुम्हें कौन सा एलिमेंट्स पिक करने हैं, बट इवेंचुअली दैट विल बी अ सबसेट ऑफ ए ओनली, ए क्रॉस बी ओनली। ठीक है, समझ आया रिलेशन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग में लाना, इट इज अ सबसेट ऑफ द मेन सेट। मेन सेट जो होगा प्रोडक्ट फॉर्म में होगा। ठीक है, और उसी का एक सबसेट है, और वो सबसेट्स के एलिमेंट्स कैसे पिक करने हैं? जो भी रिलेशन का डेफिनेशन दिया हुआ है उसके हिसाब से। ठीक है, एक और चीज होता है, आपने a इंटू बी का एग्जाम्पल देखा, हमने अभी प्रीवियस इसमें पढ़ रहे थे कि a इंटू ए भी होता है, a इंटू ए का भी सबसेट हो सकता है, वो a इंटू ए का रिलेशन होगा। जब a इंटू ए का रिलेशन होता है ना, तब हम ये नहीं लिखते कि a इंटू ए, हम लिखते हैं ऑन ए। ऑन ए का मतलब क्या होता है? a इंटू ए। ठीक है, किसी किसी बुक में आपको इन ए भी मिलता है, इन रिलेशन इन ए, या फिर रिलेशन ऑन ए।
जनरली मेंस की बुक में आपको ऑन ए मिलेगा, सीबीएसई की बुक में इन ए मिलेगा, और अदरवाइज जो भी है इन ए या ऑन ए का मतलब सेम ही होता है कि ए इंटू ए। गॉट इट? और ये वाला ही हम पढ़ने वाले हैं, जो सारे आगे के कॉन्सेप्ट होंगे खुद के सेट के साथ मल्टीप्लिकेशन के ही कॉन्सेप्ट रहेंगे, ऑन ए या इन ए पे ही रहेंगे। ए इंटू बी वॉज एन एग्जाम्पल, उसमें क्वेश्चंस कभी देखे नहीं मैंने, आ भी सकते हैं, अगर आ भी सकते हो तो सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा, कॉन्सेप्ट कुछ चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, ओके फाइन, एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। एनी सबसेट ऑफ ए इंटू बी इज डिफाइंड एज रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, इसमें तो कोई वो नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। वेयर ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, ऑफ कोर्स नॉन एम्प्टी होना ही पड़ेगा, वरना ए इंटू बी डिफाइंड ही नहीं होगा। ठीक है, a relation from A to A is also called relation on A। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, on A का मतलब होता है A into A। ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर। अब रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ठीक है, अभी हम A इंटू बी का ही एग्जाम्पल लेते हैं कि पहले मान लीजिए मेरा सेट A है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स है, सेट B में 1 3 5 7 एलिमेंट्स। ठीक है, और जो 1 का ऑर्डर पेयर 1 के साथ किया है, 2 का 3 के साथ किया है, और 3 का 5 से साथ किया है, कुछ होगा कंडीशन, वो पता नहीं हमें, दैट्स नॉट इवन रेलेवेंट। पॉइंट इज, इसको 3 तरीके होते हैं लिखने के। एक तरीका है कि अगर सेट ये है और बी ये है, सेट ए बी का ओरिजिनल एलिमेंट्स ये है, तो मैं लिख सकता हूँ रिलेशन इज इक्वल टू जो जो ऑर्डर पेयर है उनको एक साथ लिख, ये हो गया रिलेशन। ठीक है, जो ऑर्डर पेयर है उसको लिख दिया बस, ये एक तरीका हो गया रिलेशन का, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे। एक तरीका हो सकता है कि आर इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द एलिमेंट्स द ऑर्डर पेयर इटसेल्फ, उसका डेफिनेशन लिख दो, ए कॉमा बी सच दैट बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए माइनस 1। ठीक है, वो डेफिनेशन लिख दो, वेयर स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए सेट एंड स्मॉल बी एलिमेंट बिलोंग्स टू कैपिटल बी सेट। समझ आ गया? ये एक बेसिकली रोस्टर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सिमिलर टू दैट। तो ये डिफाइन कर दिया। अभी देखिए, अगर आप a की वैल्यू 1 डालते हैं यहाँ पे, a को मैंने 1 पुट किया तो b क्या आ गया, 2 माइनस 1 1 आ गया। a की वैल्यू 2 पुट किया तो 4 माइनस 1 3 आ गया। a की वैल्यू 3 पुट किया तो 6 माइनस 1 5 आ गया। तो यही बनेगा जाए। ठीक है, एक और तरीका होता है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग a इक्वल टू फिर कर्ली ब्रेसेस में ये डेफिनेशन यू राइट a इज रिलेटेड टू b विद द कैपिटल R, a आर b करके आपने लिख दिया। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ b इज इक्वल टू 2a माइनस 1। बाकी ये कंडीशन सेम है पूरा, ऊपर वाला ही कंडीशन है, कंडीशन में कुछ चेंज नहीं हुआ, बस यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस की जगह मैंने ऐसे लिख दिया a आर b इफ एंड ओनली इफ। देखो, कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जहां पे आपको इस फॉर्म में लिखना है, ये फॉर्म क्वेश्चन में गिवन है, और क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के कंफ्यूजन ना हो सकता है कोई भी फॉर्म पिक करके वो आपको बोल दे, इसलिए सारे फॉर्म यू शुड बी अवेयर कि वो रिलेशनशिप ही रिलेशन ही डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो उसमें ये कंफ्यूजन ना आ जाए कि अरे ये क्या लिख दिया, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि वो रिलेशन को ही इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दिस इस तरह से लिख दे, सो दैट और कंफ्यूजन होता है, जिसमें मेंस को बड़ा मजा आता है ना, कितना कंफ्यूज कर सकते हैं। करो, क्वेश्चन उतना ही रहेगा, बीच का आगे पीछे कंफ्यूजन का एलिमेंट डालते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। राइट रिलेशन ऑन ए। ऑन ए मतलब a इंटू ए। ठीक है, डिफाइंड एज x इज रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ y इक्वल टू x है, मतलब ये हमारा डेफिनेशन हो गया उस रिलेशन में। ठीक है, और a में क्या क्या एलिमेंट्स है, 1 माइनस 1 2 3 4, ये 5 एलिमेंट्स है a में। हमें क्या करना है, एक रिलेशन लिखना है, और रादर रिलेशन के हमें वो लिखना है, एलिमेंट्स लिखना है, राइट रिलेशन। चलो मैं लिख देता हूँ, r वुड बी इक्वल टू, इसके एलिमेंट्स लिखते हैं, एक एक ऑर्डर पेयर लिखते हैं। सो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन करने हो ना रिलेशन के, तो हमेशा 2 डब्बे बना लिए करो, 2 वेन डायग्राम। एक क्या होगा, ये भी a होगा, जिससे हम रिलेशन क्रिएट करेंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेट b। नहीं, इस केस में a ही है क्योंकि ऑन है ना, तो फ्रॉम a टू a ही हो रहा है, तो इसमें भी यही एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है,
अब क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कंडीशन सेटिस्फाई होना है। x की वैल्यू मैं पुट करूंगा, क्या पहले पुट करूंगा? सबसे पहले 1। x मतलब फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स, y मतलब सेकंड सेट के एलिमेंट्स। x की वैल्यू मैंने 1 पुट की तो y क्या आ गया? 1 का स्क्वायर यानी 1। तो ये मेरा ऑर्डर्ड पेयर हुआ है, पक्का। फिर मैं x की वैल्यू पुट करूंगा -1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई? 1। सो एक और ऑर्डर्ड पेयर -1 1। फिर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो 2 स्क्वायर क्या आ गया? फिर x की वैल्यू 3 पुट करूंगा, 3 स्क्वायर क्या हो गया? ये आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि 9 हमारे सेकेंड सेट में है ही नहीं प्रेजेंट। समझ रहे? तो क्योंकि 9 प्रेजेंट ही नहीं है तो दिस वोंट बी एन एलिमेंट ऑफ माय रिलेशन। ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा रिलेशन में, क्योंकि 9 सेकेंड सेट में है ही नहीं। ठीक है, फिर मैं 4 लेता हूं। 4 किसके साथ बनेगा? 4 स्क्वायर हो जाएगा 16। 16 भी नहीं है तो यहां पे मेरा रिलेशन खत्म हो जाएगा। डाउट है किसी को इसमें? समझ आया? इजी है ना रिलेशन? सबसेट्स। हाँ, कोई अब डिफाइनिंग रिलेशंस को क्या बोलते हैं? एक हम रोस्टर फॉर्म कोई नहीं कहता, कुछ नहीं कहते इसको। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म सेट्स का कॉन्सेप्ट है। रिलेशन में हम जनरली यूज नहीं करते, मैंने बस एक इक्विवेलेंस दिखाया था कि उस तरह का है। ठीक है, सो ये मैंने रिलेशन के एक्चुअल एलिमेंट्स लिख दिए, ये रिलेशन का डेफिनेशन लिखा हूँ। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, ओके, ये वाली चीज एक बार देख लेते हैं। अभी ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर मान लीजिए मेरे पास एक सेट है और सेट में p एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है? p। और दूसरा सेट है b, इसमें q एलिमेंट्स है। ठीक है, तो अगर मैं a क्रॉस b करता हूं यानी a इंटू b करता हूं तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? इसमें 2 एलिमेंट है और अगर इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है। तो जब मैंने a इंटू बी किया था तो टोटल कितने एलिमेंट्स बने थे? कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बने थे? इसके फर्स्ट एलिमेंट के इसके दोनों के साथ पेयर किया था, इसके सेकंड एलिमेंट के इसके दोनों के साथ पेयर किया था, इसके थर्ड को इसके दोनों के साथ पेयर किया था, यानी 2 + 2 + 2 हो गए थे। राइट, बेसिकली 3 इंटू 2 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। सो अगर a में 3 एलिमेंट है, b में 2 एलिमेंट है, तो a इंटू b में 3 इंटू 2 6 एलिमेंट्स होंगे। सो a इंटू b में p q एलिमेंट्स होंगे, p इंटू q। समझ आया? अगर p इंटू q एलिमेंट्स है तो a इंटू b में p q एलिमेंट्स है, तो इसके सबसेट्स कितने क्रिएट होंगे? हाँ, अगर कोई भी सेट है, ये फॉरगेट अबाउट दिस, हम सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसमें n एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, सो इसके कितने सबसेट्स क्रिएट होते हैं? 2 टू द पावर n। इसके कितने सबसेट्स क्रिएट होंगे? 2 टू द पावर p q। और इसके जितने भी सबसेट्स होंगे सब इसके रिलेशन होंगे। सो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने आ जाएंगे? 2 टू द पावर p q। नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिलेशंस ना, तो नंबर ऑफ रिलेशंस आ जाएंगे 2 टू द पावर p q। और मान लीजिए इंस्टेड ऑफ a एंड b मैं सिर्फ ऑन a ही कर रहा हूं, इसी पे ही रिलेशन। ठीक है, तो a इंटू a में कितने वो आएंगे एलिमेंट्स? p स्क्वायर। ठीक है, ये होगा p स्क्वायर, बेसिकली p इंटू p। नंबर ऑफ रिलेशंस 2 टू द पावर p टू द पावर 2 यानी 2 टू द पावर p स्क्वायर। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो रटने की जरूरत नहीं है, लॉजिक समझ के रखिए, अपने आप आ जाएगा। लॉजिक में तो अंडरस्टैंडिंग इशू नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पे वही लिखा है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A is P, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B is Q, नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम A to B is 2 टू द पावर PQ है। ये पावर में नहीं है, पावर में होगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए और बताइए मुझे, if A is a set of even natural numbers less than 8 and B is a set of prime numbers less than 7, then number of relations from A to B is। ठीक है, सेट A कैसे डिफाइंड है? इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 8। इवन है, नेचुरल है मतलब 0 के बाद से स्टार्ट होगा। इवन है तो 2 होगा,
और 4 होगा, 6 होगा, 8 आएगा क्योंकि लेस देन 8 है। बी क्या है? सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 7, 2 3 5, 7 नहीं होगा क्योंकि लेस देन 7 चाहिए। अब हमें क्या बताना है? नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ए टू बी से नंबर ऑफ रिलेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना पड़ेगा ए इंटू बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। इसमें 3 है, इसमें 3 है, यानी 3 इंटू 3 9। सो इसके कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 to the power 9। दो ज्यादा नंबर ऑफ रिलेशंस। या फिर आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गए तो डायरेक्टली यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेके आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं। दैट्स अप टू यू। ठीक है, सो 2 to the power 9 आंसर हो गया इसका। ओके, अब इनवर्स ऑफ रिलेशन, ये एक डेफिनेशन है, ये समझ के रख लीजिए, बहुत ही इजी डेफिनेशन है। अगर मेरे पास कोई रिलेशन है, उसमें मान लीजिए एलिमेंट्स ये आ गए 1 2 एंड 2 3। ठीक है, सो इस रिलेशन के इनवर्स में क्या करूंगा ना, मैं इन्हीं एलिमेंट्स को स्वैप करके लिख दूंगा। जो फर्स्ट था वो सेकंड हो जाएगा, जो सेकंड था वो फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, सो इस रिलेशन का इनवर्स ये। अब इसको पहले लिखो, इसको बाद में लिखो, दैट इज नॉट इनवर्स। एलिमेंट्स के पोजीशन स्वैप होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता है ना, सेट्स में आप एलिमेंट पहले लिखो या बाद में लिखो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, या रिपीट करो तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इनवर्स मतलब ये नहीं कि 2 3 को पहले लिख दिया, 1 2 को बाद में लिख दिया, नहीं। अंदर जो एलिमेंट्स बैठे ना ऑर्डर्ड पेयर के, उनको रिवर्स करना। ठीक है, सो इफ आर इज ए रिलेशन ऑन ए, छोड़ो इसमें कुछ डोमेन वगैरह लिखा है, छोड़ो, उसमें कंफ्यूजन में मत जाओ, बस इतना याद रखो, उनको स्वैप करके लिख देना, दैट्स इट। Find the inverse relation, R inverse, if R is a relation from this to this defined by y equal to x minus 3। देखिए, इनवर्स ऑफ रिलेशन लिखना है ऑफ व्हाट R। पहले R ढूंढ लेते हैं, फिर उसका इनवर्स ढूंढ लेंगे। अब R ढूंढने के लिए क्या इन्होंने डेफिनेशन दिया है? रिलेशन इज फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट, और ये मेरा डेफिनेशन है। तो फर्स्ट सेट में मेरे क्या क्या एलिमेंट्स हैं? 11 12 13। सेकेंड सेट में क्या क्या एलिमेंट्स हैं? 8 10 12। डेफिनेशन क्या होना चाहिए? y इक्वल टू एक्स माइनस 3। सो सबसे पहले मैं x की वैल्यू क्या लूंगा? 11। x की वैल्यू 11 लिया तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 11 माइनस 3, दैट इज 11 माइनस 3 8। देन सेकेंड एलिमेंट मैंने 12 लिया, यहाँ पे 12 डाला तो 12 माइनस 3 इज 9। 9 है यहाँ पे, तो ये ऑर्डर पेयर बनेगा। फिर 13 लिया, 13 माइनस 3 इज 10 है। ठीक है, बट इज दिस द आंसर? नो, हमें निकालना है इनवर्स ऑफ रिलेशन, तो मुझे आर इनवर्स निकालना है। क्या होगा? पहला 13 10 8 11। अगला क्या होगा? बस हो गया, दैट्स इट। गॉट इट? आसान है अभी तक रिलेशन? ओके, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। या फिर कल ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइप्स पढ़ते हुए मैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस भी कराना चाहता हूँ, एंड आई डोंट वांट टू रश थ्रू इट राइट नाउ। ठीक है, परसों भाई, कल हमारी क्लास नहीं है, फ्राइडे को। वर्ड ओके फाइन, ठीक है, दैट विल बी इट फॉर टुडे। थैंक यू। Thank you, sir.